अभी बेटा हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनसे कुछ न्यूमेरिकल या कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम, अगर हम बात करें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो इसके लिए जो वैल्यू यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू, हम फार्मूला यूज करेंगे अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम करेगा, राइट। जहां एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ सब ऑर्बिट, किसी सब ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए, और क्या निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटा। तो मान लो सब ऑर्बिट अगर एस है तो उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू होगी 0, और एल की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट कर दोगे तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। लेकिन मान लो सब ऑर्बिट पी है तो इस पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 1, और एल की वैल्यू अगर 1 होगी तो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 कितना हो गया, एच अपॉन टू पाई, ठीक है। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, √2 टू पाई, राइट। अब आप देखो ये तो एल की वैल्यू हो गई, एल इक्वल टू 1। अब अगर हम बात करें एल इक्वल टू 2, अगर हम बात कर लें एल इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू 2 अगर आप बात करोगे तो यहां पर एल की वैल्यू 2 रखोगे, तो जब एल की वैल्यू 2 रखोगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, 2 प्लस 1 एच अपॉन टू पाई, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6 एच अपॉन टू पाई। एच अपॉन टू पाई को कभी कभी ऐसे एच लिख के क्रॉस कर देते हैं जिसको बोलते हैं एच कट, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम ऐसे एच लिख के इसे ऐसे क्रॉस कर देते हैं एच कट, तो इसकी वैल्यू अपने आप हम लिख सकते हैं एच अपॉन टू पाई। तो ये कभी अगर इस तरीके की चीज़ आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, ये एच कट बोला जाता है। तो अब बेटे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एस में है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, पी वाले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √2 एच अपॉन टू पाई, उसके बाद डी वाले का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला था √6 एच अपॉन टू पाई। यानी किसी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर दिया हुआ है तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में है, उसके बेसिस पे पहले एल की वैल्यू निकाल लेंगे और एल की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम सब ऑर्बिट के बारे में पता चल जाएगा हमको। दूसरा जो फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे आप ध्यान रखेंगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है बेटा। म्यू एस से इंडिकेट कर दे रहे, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं म्यू एस इज इक्वल टू √n n प्लस 2 और बाहर बी एम। बी एम जो होता है ये बोहर मैग्नेटॉन होता है। बी एम क्या है बेटा, बी एम स्टैंड फॉर बोहर मैग्नेटॉन, क्या बोलते हैं इसको, बोहर मैग्नेट। इसकी जो वैल्यू होती है बी एम की, बी एम इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम सी, स्पीड ऑफ लाइट, मास, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और एच जो होता है ये प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू है, कांस्टेंट होता है।
अच्छा, इसी के लिए हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा ध्यान देना, ये जो n है ना, ये n क्या है वो भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये 2s ब्रैकेट में s+1 और यहाँ भी बोहर मैग्नेटॉन होगा, और यहाँ पर जो ये कैपिटल S है ये बेटा क्या है? टोटल स्पिन। क्या बोलते हैं इसको? टोटल स्पिन, राइट। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मान लीजिए पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि इनसाइड द एटम जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, दैट इज द कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब इसके बारे में बेटा हम वन बाय वन करके देखते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बेटे हम ये जानते हैं कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है ना, सेंट्रल पार्ट एटम का ये अगर सपोज कर ले, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है? प्रोटॉन। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इसके चारों तरफ के, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स, ठीक। इसी को आपने के सेल, एल, एम इस तरीके का टर्म दिया था। ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, इस तरीके की बातें हुई थी, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ हमें क्या देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट कितने सब ऑर्बिट में डिवाइडेड है, और वो जो सब ऑर्बिट है वो कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, ठीक है बेटा। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सब ऑर्बिट्स के बारे में, सब ऑर्बिट्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सब ऑर्बिट कितने थे। एक एस सब ऑर्बिट था, एक पी सब ऑर्बिट था, एक डी था और एक एफ था, राइट। इसमें भी बेटा ये जो एस आया था ना, ये एस टर्म कहां से लिया गया था? ये एस टर्म लिया गया शार्प से, स्पेक्ट्रल लाइन की जो प्रॉपर्टी है वहां से। पी फॉर प्रिंसिपल, P for principal, D for diffused, D कहाँ से डिराइव्ड है? डिफ्यूज्ड। और F कहाँ से डिराइव्ड है? फंडामेंटल, ठीक है। तो कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि जो सब ऑर्बिट का नाम है वो SPDF क्यों रखा गया, तो आप बताओगे कि ये जो है स्पेक्ट्रल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पर S स्टैंड फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड एंड F फॉर फंडामेंटल, राइट। तो ये तो चार हमारे सब ऑर्बिट्स हो गए। अच्छा, इन सब ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल्स कितने थे? तो S सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल था, P में कितने थे? 3 थे, D में कितना था? 5 था, और F में कितने थे? 7 थे, ठीक है। अब हम बात कर लें ये सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट में हमने बात की किसकी? ऑर्बिटल्स की।
ऑर्बिटल्स, राइट। और अगर हम बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक, कि किसी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो देखो एस में कितने ऑर्बिटल हैं, एक, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, दो, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम। अगर ऑर्बिटल 3 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 6। अगर ऑर्बिटल 5 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 10। अगर ऑर्बिटल 7 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 14, राइट। इसका मतलब एस सब ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 5 और एफ में 10 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात तो बेटा यहां से आपको ध्यान रखनी है। चलो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ही सब ऑर्बिट होता है 1s, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट होते हैं, एक 2s और एक 2p। थर्ड में तीन होते हैं, 3s, 3p और 3d। फोर्थ में चार होते हैं, 4s, 4p, 4d एंड 4f। फिफ्थ में 5s, 5p, 5d एंड 5f। हमने बताया था बेटा कि इसके आगे g आ सकता है, लेकिन g अभी कंसीडर नहीं करते हैं। 6 होगा तो 6s, 6p, 6d एंड 6f, राइट। सेवेंथ में 7s, वैसे ही 7p, 7d, 7f, ठीक। और 7 के बाद 8th की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7th ऑर्बिट तक जाते जाते कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा, सपोज करो कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, थर्ड में रखेंगे, फोर्थ में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? पहले मान लो फर्स्ट में रखेंगे तो यहां तो केवल 1s है, लेकिन सेकंड में 2s 2p है, तो किस में रखें, 2s में रखें कि 2p में रखें पहले, राइट। उसके बाद पहले 1s 2s 3s रखें कि पहले 1s 2s 2p 3s फिर 3p फिर 3d में, ऐसे रखें। तो क्या सीक्वेंस होगा इलेक्ट्रॉन को? अभी यहां हमने एक पूरा ऑर्डर अपना बना लिया है, किस चीज का, ऑर्बिट और सब ऑर्बिट का। तो इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में कैसे फिल करेंगे, क्लियर, उसका ऑर्डर पहले देख लेते हैं। ये सारी चीजें कुछ डिफरेंट लॉ के बेसिस पर बनाई गई हैं, लेकिन मैं पहले आपको सारा पार्ट बता देता हूं, लॉ अलग से हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे, क्लियर है। पहले समझना इंपॉर्टेंट है। तो बेटे देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे ना, सबसे पहले आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर इसी के पैरेलल दूसरी लाइन, अच्छा वैसे भी आएगा तो वैसे ही 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s। आपको क्या करना है, इधर से जाना है, जब यहां आप पूरा पहुंच गए, ये लाइन पूरी क्रॉस हो गई, फिर वापस रिटर्न यहां से आ जाना है। फिर जब ये लाइन पूरी क्रॉस हो जाएगी, फिर वापस रिटर्न यहां से आना है। फिर ये लाइन क्रॉस हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन को पहले हम 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, ये फिनिश, फिर 2p में भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे, उसके बाद 3p में भरेंगे। तो यहां तक तो बेटा देखो एकदम नॉर्मल कॉमन है, 1s 2s 2p 3s 3p, लेकिन 3p के बाद 3d में नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे, देखो ये लाइन इसको कट कर रही है 4s को, तो 3p के बाद हम 4s में जाएंगे, उसके बाद किस में जाएंगे, 3d में जाएंगे, देन 4p, देन 5s, आगे बढ़ गए। इसके बाद 4d को फिल करेंगे, तब 5p में जाएंगे, तब 6s में जाएंगे। फिर सेम वही 4s, देन 5d, देन 6p, और 6p के बाद जाके तब हम किसको फिल करेंगे, 7s को। तो ये पूरा हमारा ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट सब ऑर्बिट में फिल करने का। पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s, देन 3d 4p 5s, देन 4d 5p 6s, ऐसे करके इसको पूरा हम फिल करेंगे।
तो अगर इसका जो प्रोसेस है पूरा इलेक्ट्रॉन फिल करने का, ये एक रूल के अकॉर्डिंग है, जिस रूल को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं ऑफ बाउ रूल। ठीक है, ऑफ बाउ रूल क्या बोलता है बेटा? ऑफ बाउ रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर filled in different suborbit in increasing order of energy, राइट। मतलब पहले लोअर एनर्जी वाले को फिल करेंगे, फिर हायर को फिल करेंगे, इस तरीके से। तो वो जो एनर्जी का ऑर्डर है वो डिसाइड कैसे होना है? तो वो एनर्जी का ऑर्डर बेटा डिसाइड होता है, एक रूल बोलते हैं बोरबरी रूल। ये क्या है? इसे N+L रूल भी बोलते हैं, राइट। अब ये N+L रूल क्या है? N+L रूल कहता है कि हायर द वैल्यू ऑफ N+L, higher will be the energy. क्लियर बेटा? मतलब N+L की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एनर्जी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। चलो अब बात करते हैं। जैसे सपोज करो 1s है, तो 1s में ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसके लिए अगर हम N+L की वैल्यू देखें, ठीक है बेटा, तो Sn की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी? 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट है। और S की वैल्यू, L की वैल्यू कितनी होगी? S के लिए L क्या होता है? 0। तो ये N+L की वैल्यू इसके लिए कितनी आ गई? 1 आ गई। अब 2s की बात कर लो। 2s में n की वैल्यू कितनी? 2, सेकेंड ऑर्बिट है, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये हो गया। N+L किसका ज्यादा है? 2s का। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? 2s की, राइट। अब इसके बाद अच्छा देखो, ये है कि ये ऑर्डर आया कैसे, और ये जो ऊपर मैंने बताया आपको कुछ भी नहीं आता है, आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे क्रॉस कर लो, आपको सारे ऑर्डर याद रहेंगे, राइट। तो वो ट्रिक है बेटा। अब आप देखो यहां पर, जैसे हमने बात कर ली 2s की, तो फिर हम 2s के बाद हम देख रहे हैं किसको? 2p को, ठीक है। 2p देखो, इसके लिए n की वैल्यू कितनी? 2, और p की लिए l की वैल्यू 1, तो ये कितनी आ गई? 3 आ गई। तो 2 से 3 ज्यादा है, तो 2s से 2p की एनर्जी ज्यादा। फिर इसके बाद हम बात करें 3s की, तो 3s के लिए हम देखेंगे कि n की वैल्यू तो 3 है, लेकिन l की वैल्यू कितनी है? 0। अब यहां देखोगे बेटा कि ये बराबर हो गए, राइट। यहां प्रॉब्लम आती है कि भाई ठीक है, N+L जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, लेकिन जब N+L बराबर हो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो वहां के लिए बेटा आप ध्यान रखेंगे, इफ N+L इज इक्वल, N+L क्या हो? इक्वल हो, ठीक। तो सब ऑर्बिट विथ हाई वैल्यू ऑफ n हैज हायर एनर्जी, ठीक है। अगर N+L की वैल्यू क्या है? सेम, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिस सब ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो अगर हम n को कंपैरिजन करें तो 2p के लिए n की वैल्यू कितनी है? 2, और 3 के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। ज्यादा किसका है n भैया? 2s का, राइट। इसका मतलब
3s का, इसका मतलब 3s की एनर्जी 2p से क्या होगी, ज्यादा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर n प्लस l की वैल्यू सेम हो तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। फिर इसके बाद आ जाओ 3s के बाद हम बात करते हैं 3p की। तो 3p में n की वैल्यू कितनी, 3 और l की वैल्यू 1, तो 4 हो गया, ये इससे ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा। इसके बाद हम बात करेंगे, अलग से हम यहां पर बात कर लें, जैसे बेटा इसके बाद अगर हम 3d लेते हैं ना और उसके बाद 4s कंसीडर करें, तो देखो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आएगी 4 और l की वैल्यू 0। इसके लिए n की वैल्यू कितनी आएगी 3 और l की वैल्यू 2। देखो ये ज्यादा है, इसका मतलब 4s से 3d की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, 4s में। और जब 4s फिल हो जाएगा तब वो किस में जाएगा, 3d में। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 प्लस 0 है और यहां पर 3 प्लस 2 है, तो n प्लस l की वैल्यू 3d की ज्यादा है, इसलिए 3d की एनर्जी 4s से क्या होगा, ज्यादा होगा। राइट? तो ये कुछ रूल्स थे, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में हमें काम आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद बेटा आगे हम थोड़ा सा बढ़े, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हम लिखेंगे कैसे। देखो बेटे, जैसे सपोज करो कि हम एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट हमने लिया, मान लो हमने ले लिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1। राइट? अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा बेटा, 1s में, 1s में। और 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मान लो यही हम हीलियम लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s और s में मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं और हमें पता है कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तीसरा इसमें तो जाएगा नहीं, तो तीसरा अगले में जाएगा, तो 1s के बाद क्या है, 2s। तो अब अगला हो गया 1s2 2s1। राइट? इसके बाद आगे बढ़ो, बेरिलियम। तो बेरिलियम कितना हो गया बेटा, 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2। क्लियर है? इसके बाद अगर मान लीजिए हम आगे बढ़ते चलें, एटलीस्ट कम से कम कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। बेरिलियम के बाद बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 2p1। राइट? यहाँ देखो 5 इलेक्ट्रॉन, s में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो अगला किस में चला गया, 2p में चला गया। फिर इसके बाद आप देखो अगर यहाँ पर 6 आ जाए कार्बन, तो अब p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। तो अगले 6 इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉन इसी में फिल होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। फिर अगर ये 7 हो गया नाइट्रोजन, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p3। राइट? 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन में आ गए। इसके बाद मान लो ऑक्सीजन आ गया, 8 हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, 1s2, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ गए, बचे कितने, 4, तो वो 2p में आ गए। ऐसे ही फिर हम बात कर रहे हैं, मान लो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9 हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, आगे बढ़ते चले। क्या होगा बेटा, प्रैक्टिस करो इसको, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 5। अगर मान लो ये नियॉन हो गया, क्या हो गया, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करिएगा, 1s2 2s2 2p6। राइट?
ओके, अब यहाँ पर एक बात और आप ध्यान देते चलेंगे, हम इसको बात कर लें जरा, कि जैसे बेटा मान लो 2p3 है ना, अब इसका हमको अगर डायग्राम के फॉर्म में बनाना, ठीक है, 2p3 को, जैसे हम नाइट्रोजन का मान लो हमको ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल के फॉर्म में हमें बनाना है, तो 1s में कितने ऑर्बिटल है बेटा? 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। 2s में कितना है? 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। 3s में 2p में कितने हैं? 3, तो हमने 3 बना दी, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे? नहीं पेयरिंग करेंगे। क्यों? हमने रूल पढ़ा था, कौन सा रूल? हुड्स रूल। ठीक, तो यहां पर हम पहले हुड्स रूल भी देख लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हुड्स रूल क्या कहता है बेटा? हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्लियर? अब ये क्या कहता है? हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है कि इलेक्ट्रॉन रिमेन्स unpaired in a suborbit till it is possible, जब तक पॉसिबल हो तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहेंगे? अनपेयर्ड रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा जैसे आप समझो कि मान लो मैं एक डी सब ऑर्बिट बना दिया मैंने, ठीक है, तो आपको पता है कि डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं, तो हमने 5 बना दिए, राइट। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो D1, मतलब सबसेल डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन हमने लाके यहाँ फिल किया क्लॉकवाइज, राइट। अगर ये D2 हो गया, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। हुड्स रूल कहता है कि दोनों जब तक पॉसिबल हो तब तक क्या रहेंगे? अनपेयर्ड। तो फिर ये यहाँ आ गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फोर्थ, देन फिफ्थ, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में चले गए, और 5 के 5 सेम स्पिन के और अनपेयर्ड रहे। लेकिन अब जब 6th आएगा तो अनपेयर्ड रख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें 5 के बाद स्पेस नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन हम कहाँ करेंगे? अब उसकी पेयरिंग कराना शुरू करेंगे। तो हुड्स रूल यही कहता है कि टिल इट इज पॉसिबल इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनपेयर्ड विद द सेम स्पिन, जब तक पॉसिबल है तब तक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और सेम स्पिन के रहेंगे, राइट। ओके, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक देखा था? नियॉन में। जैसे हमने यहाँ बात की थी नाइट्रोजन में, हमने ये जो नाइट्रोजन का लिखा था, ये ऑक्सीजन के सामने लिख दिया है, नाइट्रोजन का ये लिखा गया था, आप देखोगे ये गलती से ऑक्सीजन के सामने लिख गया था। नाइट्रोजन का टोटल 3 था, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए अनपेयर्ड। तो अब अगर हमसे कोई पूछता है कि नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, राइट, तो हम बोलेंगे कि देखो ये दोनों तो पेयर्ड है, ये दोनों पेयर्ड है। नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n यहाँ ऑर्बिट नंबर नहीं बेटा, ध्यान देना, n यहाँ हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए, राइट। ऐसे ही जरा हम आगे बढ़े, तो जैसे मान लो नियॉन है, अगर हमसे पूछे कि नियॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बेटा देखो क्या करोगे, 1s में कितने ऑर्बिटल हो गए? 1, और उसमें कितने हैं? 2। 2s में कितने ऑर्बिटल हैं? 1, s है तो 1 ही ऑर्बिटल होगा, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और 2p में कितने ऑर्बिटल हैं? 3, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, यानी हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, ठीक, मतलब 2, तो सभी के सभी पेयर्ड है, अनपेयर्ड तो है नहीं। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0, राइट। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। जैसे सपोज करो कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का लिखना है, ठीक है बेटा, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2।
अब s में 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो फिर 2s2, 1s के बाद क्या आता है 2s आता है, 2s के बाद क्या आएगा 2p। देखो s में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता था, s में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता था, p में मैक्सिमम कितना होगा 6, कितने हो गए 2 + 2 + 6 10, लेकिन यह है कितना 11, यानी एक इलेक्ट्रॉन और भी है। तो 2p के बाद बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 3s में, तो 3s में 1, तो ये हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। अब मान लो हमसे कोई पूछे कि सोडियम प्लस Na+, तो Na+ का मतलब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3s में से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 एंड 2p6। और बेटा आपको पता है कि 1s2 2s2 2p6 में जो है सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे पेयर्ड होंगे, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये p हमने बना दिया और सभी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कितने 2 2 2 एंड 2 राइट। यहाँ पर जो है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड। और ऐसी स्पीसीज जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे जो है कि जो सोडियम है उसका नेचर कैसा है डायामैग्नेटिक नेचर, मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, वहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर, और इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज करिए कि हमको मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना बेटा 12, तो हम क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s, मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 हो गए ना, 2 + 2 + 6 + 2 12 हो गया, ये मैग्नीशियम का आ गया। अच्छा, अगर हम मैग्नीशियम 2+ बोलें तो Mg2+, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6, 3s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये मैग्नीशियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और p6 है, तो अब 1s 2s हम नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट अब p बना दे रहे हैं लास्ट में जिसमें इलेक्ट्रॉन है। और p6 का मतलब क्या है कि सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब मैग्नीशियम 2 भी नेचर का कैसा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ध्यान रखिएगा कि डायामैग्नेटिक अगर है, डायामैग्नेटिक आयन अगर है, ठीक है, डायामैग्नेटिक आयन, और ये कैसे होते हैं कलरलेस होते हैं, कलरलेस। ठीक, डायामैग्नेटिक है और कैसा होगा कलरलेस होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा 0 होगा। राइट, चलो इसके बाद फिर आगे बढ़ लो, हम बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो सेम ऐसे ही बेटा आप प्रैक्टिस कर लोगे। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर कितना 13, तो हम क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10, 3s2 12, उस 3s के बाद क्या था 3p1। ठीक, तो यहाँ पर जो है टोटल हम देखेंगे कि टोटल ये हो गया इसका एल्युमिनियम का। अगर इसमें Al3+ कर दें, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6। ठीक है ना, तो सोडियम प्लस हो या मैग्नीशियम 2+ हो, अभी हमने ऊपर देखा, या एल्युमिनियम 3+ हो, एल्युमिनियम 3+, इन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच किसके साथ कर रहा है नियॉन के। ठीक, और इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है, इसलिए ऑल आर क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है सेम। क्लियर, इस तरीके से आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब मैं 1 बाई 1 करके एक ही बार में आपको बता देता हूं। जैसे सपोज करो 13 के बाद अगर 14 आए ना, तो हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ पे बेटा देखो
2 + 2 4 + 6 10 ये हो गया, और +2 12 13 आएगा तो 3p1 कर देंगे। यही 14 आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे 3p2। यही 15 आ जाएगा तो क्या कर देंगे 3p3। 16 आ जाएगा तो 3p4। 17 आ जाएगा तो 3p5। 18 आ जाएगा तो 3p6। राइट, तो 18 देखिए किसका होता है आर्गन, आर्गन का होता है 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। राइट, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसके बाद जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम का 19 होता है। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3p के बाद बेटा 3d में नहीं जाएंगे, किस में जाएंगे 4s में। राइट, क्योंकि 3p के बाद एनर्जी किसकी जाती है 4s की, 4s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है 3d में। तो पहले हम 4s फिल करेंगे तब हम 3d में जाएंगे। तो हमारा अब यहाँ पर ये हो गया पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर यही हमसे बोला जाता K+ पोटेशियम आयन तो हम बोलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। ये पोटेशियम आयन हो गया। सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेचर में कैसा होगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक, डाया के बाद ये ऊपर से बेटा डायामैग्नेटिक नेचर का हो गया। राइट, और कैसा होगा कलरलेस होगा, कलरलेस। ठीक, डायामैग्नेटिक हो गया, कलरलेस हो गया। क्लियर है, ये कौन पोटेशियम आयन। राइट, तो ये आपने देखा कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है और उसको किस तरीके से हमको उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने होंगे उसे हम कैसे लिखेंगे। रिमेनिंग इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इसे देखें और प्रैक्टिस करें।